हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य हिंदी पद्य भाग 1 के अंतर्गत हमने प्रश्न 3 तक का अध्ययन कर लिया था। अब हम उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए प्रश्न 4 से शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। रीतिबद्ध, रीति मुक्त और रीति सिद्ध काव्यधारा में व्याप्त अंतर को स्पष्ट कीजिए, अथवा रीतिबद्ध और रीति मुक्त काव्यधारा में अंतर को स्पष्ट कीजिए। उत्तर: रीतिबद्ध और रीति मुक्त काव्यधारा में निहित अंतर इस प्रकार है। रीतिबद्ध काव्य रीति के बंधनों से आबद्ध काव्य है, जबकि रीति मुक्त काव्य रीति अर्थात लक्षण से सर्वथा मुक्त स्वच्छंद काव्य है। रीतिबद्ध काव्य जहाँ वस्तु प्रधान काव्य है, वहीं रीति मुक्त काव्य व्यक्ति प्रधान। रीतिबद्ध कवियों का प्रेम सामाजिक है, जबकि रीति मुक्त कवियों का प्रेम आत्मपरक है। रीतिबद्ध कवियों का प्रेम मांसल, विलास प्रधान और उपभोग परक है, जबकि रीति मुक्त कवियों का प्रेम गंभीर, भावना प्रधान एवं उदात्त है। रीतिबद्ध कवि पहले आचार्य थे, बाद में कवि, जबकि रीति मुक्त कवि सिर्फ कवि ही थे। रीतिबद्ध काव्य में बौद्धिकता शास्त्रबद्ध होने के कारण की प्रधानता है, जबकि रीति मुक्त काव्य में आंतरिक वेदना, टीस और प्रेम की पीर की प्रधानता है। दोनों में शिल्पगत अंतर यह है कि रीतिबद्ध कवियों ने कविता में अलंकार और चमत्कार प्रदर्शन पर बल दिया है, तो रीति मुक्त कवियों ने सायास शिल्प विधान का तिरस्कार कर सरलता और सादगी के साथ अपने हृदय के भावों को प्रकट किया है। रीतिबद्ध कवि केशव ने कहा, भूषण बिनु बराजई कविता वनिता मित्त। तो घनानंद की यह मान्यता थी, लोग हे लागी कवित्त बनावत, मोहि तो मोरे कवित्त बनावत। रीतिबद्ध और रीति सिद्ध काव्यधारा में अंतर। रीतिबद्ध काव्य रस, अलंकार, नायिका, भेद इत्यादि काव्यांगों के लक्षण और उनके उदाहरण के रूप में रचित है, जबकि रीति सिद्ध काव्य में रस, अलंकार इत्यादि के लक्षण तो नहीं दिए गए, परंतु काव्यांगों का इस पर स्पष्ट प्रभाव है। रीतिबद्ध कवि तथा आचार्य दोनों थे, जबकि रीति सिद्ध कवि अत्यंत कवि थे। आचार्य बनने की चाह इन्हें नहीं थी। प्रश्न 5, रीतिकाल की पृष्ठभूमि का उल्लेख करते हुए रीतिकाल में बिहारी काव्य के महत्व का वर्णन कीजिए। उत्तर: रीतिकालीन परिस्थितियाँ, इनका वर्णन पूर्ववर्ती उत्तर में किया जा चुका है। रीति काव्य में बिहारी काव्य का महत्व। रीति काव्य जिस दरबारी परिवेश में रचा जा रहा था, वहाँ रचनाएं एक प्रकार से कलात्मक उपादान का रूप ले चुकी थी। काव्य को मात्र मनोविनोद की वस्तु समझा जाता था। रचनाकारों के सामने जीवन का कोई ऊंचा आदर्श या यथार्थ की खुरदरी जमीन नहीं थी। रूप रस की उपासना ही उनका मुख्य लक्ष्य था। चूंकि बिहारी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, उन्हें लोक व्यवहार और शास्त्र का व्यापक ज्ञान था। इसलिए बिहारी को बहुज्ञ कहने के पीछे
शास्त्रों का ज्ञान, इतिवृत्त का ज्ञान और लोकवृत्त का ज्ञान होना समझा जाता है। शास्त्रों में ज्योतिष, आयुर्वेद, गणित, दर्शन, कामशास्त्र और कर्मकांडों को लिया जा सकता है। ऐतिहासिक या इतिवृत्त ज्ञान के अंतर्गत उनके महाभारत, रामायण और पौराणिक कथाओं के ज्ञान पर दृष्टि केंद्रित की जा सकती है। उन्होंने श्रृंगार के दोनों पक्ष, संयोग और वियोग का बड़ा ही सूक्ष्म और मनोवैज्ञानिक चित्रण प्रस्तुत किया है। नायक नायिका की संयोगजन्य जितनी भी क्रियाएं हो सकती हैं, उनमें से अधिकांश का चित्रण बिहारी ने किया है। बिहारी को ज्योतिष में विशेष रुचि थी। उन्होंने संस्कृत का अध्ययन भी बहुत किया था और इसी अध्ययन के दौरान उन्होंने ज्योतिष का ज्ञान भी प्राप्त कर लिया होगा। यही कारण है कि उन्होंने अपने दोहों में ज्योतिष के सिद्धांत का निरूपण किया। प्रश्न 6, रीति शब्द का अर्थ स्पष्ट करते हुए रीति काव्य की सामान्य विशेषताओं पर निबंध लिखिए। उत्तर, रीति शब्द का अर्थ रीतिकाल सामान्यतया 1700 से 1900 तक माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति पद्धति पर लिखने की प्रवृत्ति के कारण इसे रीतिकाल कहा है। रीतिकाल के अधिकांश कवियों ने रीति अर्थात रस, नायिका, भेद, नख, शिख वर्णन, अलंकार, छंद इत्यादि काव्यांगों के आधार पर इसे रीतिकाल कहा गया है। 1. रीतिकालीन कवियों की प्रमुख प्रवृत्तियां। रीतिकालीन कवियों की प्रमुख प्रवृत्ति तो रीति निरूपण या लक्षण ग्रंथों का निर्माण ही है। तथापि विलासी राजाओं की विलास वृत्ति को तुष्ट करने के लिए इन्होंने श्रृंगार प्रधान रचनाएं भी लिखी। अतः श्रृंगारिकता को भी रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों में स्थान दिया जा सकता है। रीतिकाल के अधिकतर कवि राज्याश्रय में रहे थे। अतः आश्रयदाताओं के ज्ञान, पराक्रम आदि का अलंकारिक वर्णन करने से इन्हें धन प्राप्ति होती थी। अतः राज प्रशस्ति भी इन कवियों की प्रवृत्ति रही है। 2. श्रृंगारिकता रीतिकाल के कवियों की दूसरी प्रमुख प्रवृत्ति श्रृंगारिकता है। इन कवियों का श्रृंगार वर्णन एक ओर तो शास्त्रीय बंधनों से युक्त है, तो दूसरी ओर विलासी आश्रयदाताओं की प्रवृत्ति ने इसे उस सीमा तक पहुंचा दिया जहां यह अश्लीलता का स्पर्श करने लगा। नायक नायिका भेद का निरूपण प्रायः इसी के अंतर्गत किया गया है। वस्तुतः इन कवियों को वह दरबारी वातावरण प्राप्त हुआ जिसमें व्यक्ति की दृष्टि विलास के समस्त उपकरणों के संग्रह की ओर ही रहती है। 3. अलंकारिता रीतिकालीन काव्य में अलंकरण की प्रधानता है। कविता सुंदरी को अलंकारों से सजाने में वे कवि कर्म की सार्थकता समझते थे। अलंकारों के प्रति इनका मोह अति प्रबल था। अतः वे कविता में अलंकारों का सायास प्रयोग करते थे। केशव तो अलंकार विहीन कविता को सुंदर मानते ही नहीं, भले ही वह अन्य कितने ही गुणों से युक्त क्यों न हो। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवरन सरस सुव्रत भूषण बिनु न विराजई कविता बनिता मित्त। आश्रयदाताओं की प्रशंसा रीतिकाल के अधिकांश कवि राज दरबारों में आश्रय प्राप्त थे। बिहारी, देव, भूषण,
सुदन, केशव, मतीराम आदि सभी प्रसिद्ध कवि राज दरबारों से वृत्ति प्राप्त करते थे, अतः यह स्वाभाविक था कि वे अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा में काव्य रचना करते थे। देव ने अपने आश्रयदाता भवानी सिंह की प्रशंसा में भवानी विलास लिखा, तो सुदन ने भरतपुर के राजा सुजान सिंह की प्रशंसा में सुजान चरित की रचना की। वीर रस के प्रसिद्ध कवि भूषण ने शिवाजी की प्रशंसा में शिवा बावनी एवं छत्रसाल बुंदेला की प्रशंसा में छत्रसाल दशक की रचना की। भूषण जैसे कुछ कवियों द्वारा की गई आश्रयदाताओं की प्रशंसा अतिशयोक्तिपूर्ण है। 5. बहुज्ञता एवं चमत्कार प्रदर्शन। रीतिकालीन कवियों में पांडित्य प्रदर्शन की जो प्रवृत्ति परिलक्षित होती है, उसके कारण ये काव्य में विविध विषयक ज्ञान का समावेश करके अपनी बहुज्ञता प्रदर्शित करते थे। बिहारी के काव्य में ज्योतिष, पुराण, आयुर्वेद, गणित, कामशास्त्र, नीति, चित्रकला आदि अनेक विषयों की जानकारी समाविष्ट है। 6. भक्ति एवं नीति। डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार रीतिकाल का कोई भी कवि भक्ति भावना से हीन नहीं है, हो भी नहीं सकता था, क्योंकि भक्ति उसके लिए मनोवैज्ञानिक आवश्यकता थी। भौतिक रस की उपासना करते हुए उसके विलास जर्जर मन में इतना नैतिक बल नहीं था कि भक्ति रस में अनास्था प्रकट कर सके अथवा सैद्धांतिक निषेध कर सके। रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि बिहारी की सतसई में 70 दोहे भक्ति भावना के हैं। नारी भावना। रीतिकाल काव्य का केंद्र बिंदु नारी चित्रण रहा है। नायिका के नखशिख चित्रण में उन्होंने अधिक रुचि दिखाई है। नारी के ऐन्द्रिक बाह्य रूप के निरूपण में ही उनकी वृत्ति अधिक रमी है। नारी के कामनीय अंगों का स्थूल एवं मांसल चित्र अंकित करते हुए उन्होंने काव्य रसिकों को उसके मनमोहक स्वरूप से परिचित कराया। उनके समक्ष नारी का एक ही रूप था, विलासिनी प्रेमिका का, अतः वे अन्य पक्षों की ओर से उदासीन रहे। नारी को वे भोग विलास का उपकरण मात्र समझते थे, अतः उसके अन्य रूपों गृहिणी, माता, भगिनी, देवी आदि का उन्होंने नहीं किया। 8. प्रकृति चित्रण। रीतिकाल में आलम्बन रूप में प्रकृति चित्रण प्रायः बहुत कम हुआ है, जबकि आलंकारिक रूप में उद्दीपन रूप में अधिक हुआ है। परंपरागत रूप में षड ऋतु वर्णन एवं 12 मासों का चित्रण भी उपलब्ध होता है, किंतु मौलिकता एवं नवीनता नहीं है। 9. ब्रज भाषा का प्रयोग। रीतिकालीन कवियों ने ब्रज भाषा में काव्य रचना की है। रीतिकाल में केवल ब्रज क्षेत्र के कवियों ने ही ब्रज भाषा में काव्य रचना नहीं की, अपितु ब्रज क्षेत्र के बाहर के हिंदी कवियों ने भी ब्रज भाषा में ही काव्य रचना की। थैंक यू गाइस।